हाउ आर यू ऑल? आई रियन। आप सब एकदम एंड हेल्दी होंगे के बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, इंडिया इवेंट्स 1960। यू नो 1947 में हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस हुई थी, राइट? तो उसके बाद जो इवेंट्स हुए, दैट इज बहुत सारे प्रॉब्लम इश्यूज बहुत सारे हुए होंगे, राइट? आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ईयर वाइज हम देखने वाले क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके ईयर है उसके बारे में ये चैप्टर में आपका दिया गया है। क्लास 9 के बच्चों, नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, शुभम झा क्लास 9। आप सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल पे शुभम झा क्लास 9 तो डायरेक्टली आप उस पे जा करके ज्वाइन कर सकते हो, नोट्स आपको वहां पे मिल जाएगा। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन। 1947 Act. We all know India got independence in 1947. The 1950 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी, दैट वी सेलिब्रेट एज रिपब्लिक डे। एक बार जरा सा पढ़ लेते हैं इसे। India accepted the constitutional framework in 1950 and became the seventh डेमोक्रेटिक नेशन। देखो, इसका मतलब क्या है कि जब अपनी कंट्री 1947 में इंडिपेंडेंस हुई थी, राइट, के बाद से बहुत सारे प्रॉब्लम और इश्यूज आए थे। लॉक ऑफ, अब हर कंट्री अब आजाद हुई है तो हर कोई अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ चीजों में रूल्स एंड रेगुलेशन को लाना आवश्यकता था, मतलब जरूरी थी। तो जिसकी वजह से 1950 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब कॉन्स्टिट्यूशन किस बेसिस पे बना था? कॉन्स्टिट्यूशन बना था कि पीपल हु ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस के जो भी पीपल हैं, रिलीजियस है, वेरियस रिलीजियस, एथिक्स, कास्ट, ये सारी चीजों पे जो जितने भी प्रॉब्लम और इश्यूज चलते थे उसके बिहाफ में आपका क्या बना था, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था। दैट मीन्स वो एक रूल फ्रेमवर्क हुआ था जिसमें इस बेसिस पे अगर आप किसी को जज कर रहे हो, लैंग्वेजेस पे, रिलीजियस पे, एथिक्स पे, कास्ट पे, तो इसके थ्रू एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। ये तो आप लोगों को पता है कि इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे क्या हुआ 1947 के बाद, ऐसा इसमें क्या की इवेंट के बारे में पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट है। 1947 में जो इंडिपेंडेंस जब हुआ था तो उसके बाद में बहुत सारी रैलीज निकली थी। रैलीज क्यों निकली? क्योंकि प्रॉब्लम्स हुए थे। तो प्रॉब्लम्स क्या हुए थे, एक्चुअली में प्रॉब्लम्स क्या हुआ था, तो ये एक्चुअली जो बेस था वो था आपका इकोनॉमिक्स के ऊपर। इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी। हर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बन रही थी, हर कोई कह रही थी हमारी पार्टी रहेगी, गवर्नमेंट बनेगी। सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रहा था क्योंकि एज वी ऑल नो कि हमारी कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों है। जैसे नेशनल बैंक जितने भी थे ना पहले, वो बैंक्स कौन से थे? वो थे आपके कमर्शियल बैंक, मतलब वो आपका जो बैंक था वो गवर्नमेंट नहीं था, गवर्नमेंट उसे रूरल रेगुलेट नहीं करती थी, प्राइवेट बैंक थी पहले। तो उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी होता था, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता था, मतलब बेनिफिट भी होता था। बहुत से डिफरेंट इश्यूज थे, लाइक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कि ये जो 1947 के बाद से इंडस्ट्रीज, जितनी भी सोशल वर्क जो चल रही है, उसके बेसिस पे क्या क्या रूल्स बनाए गए थे। जो सारी चीज रन करने के लिए ना प्लानिंग की जाती है। जैसे आप लोग को पता है 5 साल की सरकार आती है, पता है ना, ये बात पता होगा जरूर। 5 साल की जब सरकार आती है तो वो 5 साल में ये नहीं होता अच्छा हमने ये सोचा तो ये कर दिया, ऐसा नहीं होता। पहले ही अपने सारे रूल्स बना के रखते हैं, क्या क्या करना है वो प्लान बना के रखते हैं, टू डेट उनका रहता है। तो ये जो प्लानिंग कमीशन है ये एक्चुअल में पहले जो जितनी भी पॉवर्टी, मतलब आज के टाइम में जो पॉवर्टी है इससे ज्यादा पहले थी, तो पहले के टाइम में पॉवर्टी थोड़ी ज्यादा थी, इकोनॉमिक का कंडीशन थोड़ा वीक था, तो जिसकी वजह से इकोनॉमिक कमीशन, यू कैन से प्लानिंग कमीशन में जो इकोनॉमिक टॉपिक है ये ज्यादा हाईलाइटेड था। तो लेकिन कंडक्ट हुआ था इलेक्शन पहले के टाइम में, आप देखोगे जब हमारी कंट्री आजाद नहीं हुई थी उस टाइम में इलेक्शन कोई कुछ भी नहीं था, इलेक्शन नहीं था, सिर्फ एक राज चलता था, मोनोपोलिस। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब 1947 के बाद 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो डेमोक्रेटिक कंट्री हुई, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल।
उसके बाद से हमारी इलेक्शन कंडक्ट होने लगी, तो इलेक्शन में आपका फेथ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को फॉलो किया गया था, मतलब कि आपके जितने भी डेमोक्रेसी को लाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आपके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन आए थे उसको ट्रेडिशनली फॉलो करने के लिए कहा जाता था लोग। अचीव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसमें आनी चाहिए, आपके पॉलिटिकल पार्टी में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज time several social reforms including policies and programs for the weaker section of the society we saw to be implemented। उस टाइम में ये कहा जाता था कि सोशल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग पॉलिसीज एंड आल्सो प्रोग्राम्स वीकर सेक्शन के लिए बनाया जाए, ताकि वीकर सेक्शन को जितने भी नहीं पता है पॉलिसीज के बारे में, क्या क्या उनके लिए पॉलिसीज लाया गया है, कौन से प्रोग्राम्स के लिए आ रहे हैं, इनके बारे में जो वीकर सेक्शन को नहीं पता है उनको बताया जाए कि आपके लिए ये लाया गया है, ये प्लानिंग कमीशन में हमने ऐड किया है, ये प्रोग्राम्स में हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हो इन दी इकोनॉमी, और ऑल्सो क्या क्या पॉलिसीज है उसको आप फॉलो कर सकते हो। ओके, आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपका जो चैप्टर है, अभी हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, आपका यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है एंड द फर्स्ट इवेंट इज 1960s। ये 60s इंडिया दे दिया है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि 60s के टाइम पे क्या होता था, 1960 के टाइम पे क्या क्या हुआ था, कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। चलो तो 1960 ये जो एक डेक था, डेक जो आपका था 10 साल, ये डेक जानते हैं ना, 10 साल का मतलब 10 इयर्स इज डेक। तो आपका ये जो 1916 का जो डेक था, इसमें ह्यूज पॉलिटिकल सिचुएशन आए थे, मतलब सिचुएशन पॉलिटिकल का लेकर पॉलिटिक्स का जो सिचुएशन था इस पे काफी इम्पैक्ट पड़ा था, मतलब ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा था आपका इस पे पॉलिटिकल सिचुएशन पे जो इंडिया में। एक्चुअली क्या हुआ था, देखो पहले क्या था कि आपका जो ड्यू दमन एंड गोवा, इस पे रूल होता था ना, ये रूल किसने किया था, इस पे रूल होते थे बाय दी पोर्टुगीज। हमारी कंट्री में ब्रिटिश रूल करते थे, उसका गोवा एंड ड्यू दमन पे पोर्टुगीज रूल करते थे। तो पोर्टुगीज और ब्रिटिश का तो उतना जमता नहीं था, सही बात है ना, तो ये लोग का जमता नहीं था, तो इन लोग ने क्या किया था, वो कंट्री ये दोनों सेपरेट कर दिया था, मतलब गोवा एंड ड्यू दमन को एक साइड रखा था, बाकी जितने भी ब्रिटिश रूल करते थे उसको अलग किया गया था। बाद में जब हमारी कंट्री आजाद हुई तो गोवा एंड ड्यू दमन भी अपने पोर्टुगीज से क्या हुए, आजाद हुए, एंड फिर जाकर के वो इंडियन ट्रेडिशन में पार्ट लेने लगे, इंडियन रिपब्लिक में पार्ट लेने लगे, इंडिया के पॉलिटिक्स में भी पार्ट लेने लगे। The tension between the India and the China, उस टाइम पे एक टेंशन और क्रिएट हुआ था। सिचुएशन सबसे पहले क्या हुई थी, गोवा एंड ड्यू दमन गया था इंडिया में, ठीक है, इंडिया का पार्ट बन गया था। आपका इंडिया और चाइना का ना सबसे बड़ा मतलब नॉर्थन बॉर्डर पे, नॉर्थ साइड में जो बॉर्डर है वहां पे बहुत ही टेंशन वाला माहौल था। वो टेंशन क्या था भाई, कि वॉर होने के लिए जा रहा है। वॉर हुआ था कब, 1960, एक मिनट पेन में ले लेती हूँ। ओके सो यहाँ पे देखो आप 1962 में वॉर होने के लिए हुआ था आपके इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। ये वॉर आपका कहाँ पे हुआ था, ये वॉर हुआ था आपका मैकमोहन लाइन के पार, ये जो बॉर्डर है यहाँ पे हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, दिस वॉर वाज फाउंड इन द रीजन ऑफ, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं बच्चा पार्टी कि at which part the India and the China war were found, तो वो आपका मैकमोहन लाइन है। समझ में आया, 1960 का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, एक आपका गोवा एंड ड्यू दमन फ्री हो गए थे पोर्टुगीज से और इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट बन गए थे। सेकंड आपका इंडिया और चाइना का सबसे टेंशन वाला माहौल था, वो कौन सी थी कि वो जो डिस्प्यूट होने जा रहा था, वॉर होने जा रहे थे, वो वॉर कहाँ पे हुए थे, आपके मैकमोहन लाइन के पास, मैकमोहन बॉर्डर के पास इन दी 1962। और ये टेंशन का माहौल कब से बन रहा था, तो आपका 1950 से। एक बात हमेशा याद रखना, मतलब ऐसा नहीं होता कि अब कोई भी कंट्री का वॉर होने के लिए जा रहा है तो चलो आज इशू हुआ तो और आज वॉर होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है।
वॉर का सिचुएशन पहले से ही बनता है, राइट होने की संभावना पहले से होती है, उसके बाद ज्यादा ही संभावनाएं बढ़ गई है, तब जाकर के आपका वॉर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑन लो आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वर जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद जो हमारे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को आर्किटेक्ट किए थे, इंडियन फॉरेन पॉलिसी को लाने वाले यही एक व्यक्ति थे सबसे पहले। हिज कंट्रीब्यूशन टू द सोशल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन सिग्निफिकेंट, मतलब इंडिया के लिए सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सिग्निफाई करने वाले कौन है? वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही पास्ड अवे इन दी 1964 में इनकी डेथ हो गई। उसके बाद आए कौन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? है हमारे लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री ने स्लोगन दिया था, वो स्लोगन कौन सी थी? जय जवान जय किसान, दैट मीन्स इंडियन सोल्जर्स, द इंडियन फार्मर्स। ऑल्सो इंडिया और चाइना का तो 1960 में एक सिचुएशन बनी गया था वॉर का। उसके 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का सिचुएशन बना था वॉर का। इशू क्या थी भाई? मुद्दा क्या था? वो मुद्दा था कश्मीर। कश्मीर इंडिया कहती थी हमारी है, पाकिस्तान कहती थी हमारी है। चलते आ रहा था स्टार्टिंग से, अब जाके खत्म हुआ है। ओके, तो इंडिया और पाकिस्तान वॉर हुआ कब? 1965 में, कश्मीर के मुद्दे पे। ऑल्सो सोवियत रशिया ये एक ऐसी कंट्री है जब इंडिया और पाकिस्तान में लड़ रही थी तो उसके बीच में कौन आ गया था भाई? तो उसके बीच में सोवियत रशिया आ गया था, मतलब मीडिएटर आ गया था। अब होते हैं ना और आपके दोस्त दोनों मिलकर के लड़ रहे, तो एक तीसरा कोई तो आएगा, चाहे तो वो आपको ज्यादा मोटिवेट करेगा कि और लड़ो, या फिर कोई एक ऐसा आएगा जो आपके झगड़े को थोड़ा सॉल्व करेगा। सही बात है। तो ये आपका सोवियत रशिया क्या है? एक मीडिएटर बन गया था आपके इंडिया और पाकिस्तान वॉर में इन दी 1965। एंड लाल बहादुर शास्त्री ने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। ये बहुत हाईलाइट स्लोगन है, दैट मींस इंडियन सोल्जर्स एंड इंडियन फार्मर्स। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी टेक्सटान में इन दी 1966। चलो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उसके बाद जाके प्राइम मिनिस्टर बनी है 1966 में। पास्ट अवे, मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो कि 1966 में जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होती है, देख रहे होंगे कि एक साल के लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने होंगे। 1965 में वो बने और उसके बाद जाकर के 1966 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो हमारी प्राइम मिनिस्टर बनी वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के पास बहुत अच्छी एबिलिटी थी, एडमायरेबल, मतलब बहुत ही अच्छी उनके पास एक डिसीजन पावर थी। वो डिसीजन बहुत ही मस्त लेती थी, तगड़ा डिसीजन लेती थी। सो ये डिसीजन रिगार्डिंग द नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था। पहले के टाइम में जो बैंक हुआ करता था वो कौन सा हुआ करता था? कमर्शियल बैंक, व्हिच मींस आपके जो बैंक थे प्राइवेट बैंक्स थे। ठीक है, प्राइवेट बैंक जितने भी थे, फॉर अब सोचने वाली बात है ये, आप भी सोचो। देखिए, अब प्राइवेट बैंक पहले के टाइम में हुआ करता था, उनके जो इन्वेस्टर्स हुआ करते थे प्राइवेट बैंक के, पता चले कि भाई अब जो ये इन्वेस्ट किए हैं और ये बैंक जाकर के कल को बन जाती है क्या? गवर्नमेंट बैंक, इन्वेस्टर्स को कितना बड़ा लॉस होगा। सही बात है ना, आपने आप कहीं पे इन्वेस्ट के हो प्राइवेट में, पता चला कि वो कंपनी जा करके गवर्नमेंट में बन गई, तो आपका पैसा क्या होगा? सरकारी बन गई, आपका पैसा क्या होगा? डूबेगा ही ना। हुआ था पहले के टाइम में, मतलब जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी उस टाइम में उन्होंने क्या कहा कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक उन्होंने कंडक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि कैंसलिंग पेंशन ऑफ द प्रिंसेस, बहुत ही शानदार उस टाइम में उनका शानदार था। ठीक है, एक मतलब इसके कारण से ना आपका इंडिया में, हमारे इंडिया में ना बहुत बड़ा आप कह सकते हो पॉलिटिक इशू आ गया था। कितना अब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, बट मजेदार है, इसको थोड़ा सही से सुनना। इंदिरा गांधी हमारी 1966 में प्राइम मिनिस्टर बनी। सेकंड, उनका जो एबिलिटी था वो डिसीजन लेने का वो एडमायरेबल था। देन इसकी नेशनल
बैंक उन्होंने कह दिया कि अब जितने भी बैंक है वो नेशनलाइजेशन में होगा, एंड ऑल्सो कैंसलिंग द पेंशन ऑफ प्रिंसेस। पहले के टाइम में जो प्रिंसेस थी उनके पेंशन को क्या किया जाए, कैंसिल किया जाए। ये दोनों मुद्दे बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए हमारी कंट्री में। लोग एकदम मतलब बाहर निकल पड़े, नाड़े पे निकल पड़े, सब होने लगा। उसके बीच में ही इंडिया ऑप्रोमेसिव का पॉलिसी, ईस्ट पाकिस्तान रिजल्ट, ईस्ट पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा मूवमेंट क्रिएट हो गया। वो मूवमेंट कौन सा था? पाकिस्तान ऑप्रोमेसिव, मतलब पाकिस्तान के भी अपोजिशन में जो भी है उसके रिलेटेड ईस्ट पाकिस्तान में एक बड़ा सा मूवमेंट क्रिएट हो गया। मतलब लोग आपको पता होगा इंडिया और पाकिस्तान 1947 में डिस्प्यूट हुई थी, उसके बिहाफ में मतलब क्या होने लगा, वो भी एक बड़ा सा मूवमेंट क्रिएट हो गया। जो मूवमेंट था पाकिस्तान वाला, उसे लीड कौन कर रहे थे? वो थे हमारे शेख मुजुफ्फर रहमान, शेख मुजुफ्फर रहमान ऑफ द वो मुफ्ती ऑर्गेनाइजेशन के क्या थे, आपके हेड थे। यू कैन से इसे लीड कर रहे थे मुफ्ती बानी। This crisis in the East Pakistan affects India as well as because of million of refugees came in India. सिंपल सा भाषा जानो, इंदिरा गांधी के टाइम में नेशनलिज्म ऑफ बैंक आया था, कैंसिल हुआ था प्रिंसली स्टेट, प्रिंसेस जितने भी प्रिंसेस थे उनका पेंशन कैंसिल हो गया था। एंड ऑल्सो ईस्ट पाकिस्तान में बहुत बड़ी मूवमेंट क्रिएट हुई थी जिसका नाम था मुफ्ती बानी, जिसे लीड कर रहे थे शेख मुजुफ्फर रहमान। एंड क्राइसिस आ गया था आपका ईस्ट पाकिस्तान में ऑल्सो एज वेल एज इन इंडिया में भी। चल नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखो ये सारी चीजें जो हमने आप देखी है ना, इसे एक बार जाकर के आप इंटरनेट पे भी पढ़ो अगर डेप्थ में पढ़ना है तो, कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 1960s के टाइम में क्या हुआ था। आप एक बार जाकर के इंटरनेट पे पढ़ो, देखो कितना मस्त मतलब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हुआ था। अभी तो मैंने बस शॉर्ट में बताया कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक आया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, इन्वेस्टर्स जो थे उनके लॉस हो गए थे, ये प्रिंसेस जो थी उनकी पेंशन कैंसिल हो गई थी। तो ये मैंने बस आपको शॉर्ट में बताया क्योंकि आपको अभी सिलेबस में इतना ही है, अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है तो आप एक बार सर्च जरूर कर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी टाइम के पीरियड में ना देखो जयप्रकाश नारायण, मतलब इन्होंने क्या किया था, इंदिरा गांधी के ऊपर ना बहुत सारे क्लेम्स लगा दिए थे। क्लेम्स लगाया नहीं था, वो जितने भी सिटीजन्स थे ना उनको भी कह दिया था कि ये कुछ गलत कर रही है, तो इसकी वजह से वो सिटीजन जितने भी पीपल्स थे वो बाहर निकल के आ गए, नारा लगाने लगे कि नहीं शी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, इलीगल ये कुछ कर रही है। सो जिसकी वजह से ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिचुएशन केम मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द मूवमेंट लेड बाय जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की वजह से और सिचुएशन क्या हुई, कॉम्प्लिकेटेड हुई, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिएट होने लगी। इस सिचुएशन में द लॉ एंड द ऑर्डर इन कंट्री वर्स्ट, सबसे बेकार, मतलब लॉ भी नहीं काम कर रहा था, ऑर्डर भी नहीं काम कर रहा था। गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट द नेशनल इमरजेंसी, लॉ इतना काम करे, कोई लॉ मान नहीं रहा है, कोई ऑर्डर नहीं मान रहा, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दो, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू इमरजेंसी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जब कोई मान नहीं रहा है तो अब हमारी कंट्री को क्या करना चाहिए, नेशनल इमरजेंसी कर देना चाहिए। तो नेशनल इमरजेंसी देखो आप 1975 से लेकर के 1977 तक चला था, 1975 से 1977 तक चला था। और इसके ट्रिब्यूनेट क्या थे, वो थे फंडामेंटल राइट, मतलब ये जो इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी जो हुआ था उस टाइम में जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे सिटीजन्स को उसको सस्पेंड कर दिया गया था। मतलब कि जितनी भी फंडामेंटल जो भी जरूरतें वाली जो इंपॉर्टेंट राइट्स थी सिटीजन्स की, इसको सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम डिसिप्लिन बट द ह्यूमन राइट वर रिस्ट्रिक्टेड। इस टाइम में डिसिप्लिन जितने भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, इसे क्या किया गया था, इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था, जिसकी वजह से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी डिसिप्लिन था और ह्यूमन राइट का ये भी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। तो 1975 से 1977 तक ये सिलसिला चला नेशनल इमरजेंसी का। बात करते हैं कौन सी इवेंट की, वो है हमारे 1970s की। मतलब 1970s में क्या क्या हुआ, कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स।
सबसे पहला इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के बीच में एक नई कंट्री उभर के आई, एक नया न्यू बॉर्न हुआ कंट्री का। वो कौन सी कंट्री थी इंडिपेंडेंट? वो थी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश एक्चुअल में जो बन के निकला वो निकला 1971 में। और उस टाइम में हमारी कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने क्या किया था, एक उन्होंने से लॉन्च किया। और वो जो प्रोग्राम था, ठीक, वो कौन सा था? वो था आपका अंडरग्राउंड एटॉमिक एनर्जी के बारे में। That is, as a part of the Indian policy to use the atomic energy for the peaceful purpose, India successfully carried on the underground test of the atomic device at Pokhran in the Rajasthan 1975. became full-fledged state in the Indian tradition। मतलब इंडिया खुद एटॉमिक एनर्जी बनाने लगी, एटॉमिक डिवाइसेस बनाने लगी। सबसे पहला टेस्ट हुआ था पोखरण में, जो आपके राजस्थान में है, 1947 की। एक मूवी में भी बताया गया था पोखरण के बारे में, तो जिसमें जॉन इब्राहिम हीरो थे, ठीक है। तो आप एक बार मुझे जरूर कमेंट बताओ कौन सी मूवी थी। अगर आपने देखा है, देखा तो जरूर होगा, आप कमेंट में जरूर बताना कौन सी मूवी थी। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इंदिरा गांधी जब हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर थी, उसी टाइम में एक उनके ऊपर केस लागू कर दिया। वो केस कौन सा था? कह दिया क्या कि ये जो ये जो लेडी है, ये गवर्नमेंट को मिसयूज कर रही है, या फिर आप कह सकते हो गवर्नमेंट का जो इलेक्शन हो रहा है उस कैंपेन को क्या कर रही है? मिसयूज कर रही है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी ने जाकर के क्या किया? केस कर दिया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट gave the verdict in the 1974 that the Indira Gandhi, the prime minister, misused it। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा कि उन्होंने भी कुछ फाइल किए थे, उन्होंने भी देखा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, एंड कहा कि यस, इंदिरा गांधी अपने कैंपेन को, इलेक्शन कैंपेन को मिसयूज कर रही है इन दी 1974। कुछ दिनों तक उनके जो भी तो कह रहे थे कि वो कोई डिसीजन नहीं ले सकती है, बट नेक्स्ट इलेक्शन होने तक वो प्राइम मिनिस्टर रह सकती है, बट कोई डिसीजन नहीं ले सकती है। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो भी बने तब तक इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रहेगी। तो नेशनल वाइड में बहुत बड़े स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट निकल पड़े थे। उसके बाद जो, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा कह दिया था कि जब आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया था कि जब तक कोई नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ना बने तब तक वो रहेगी। तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर फिर कौन बने? मोरारजी देसाई। ही बिलोंग्स टू दी जनता दल पार्टी। ये जनता पार्टी के क्या थे? प्राइम मिनिस्टर लीडर थे, ठीक है, और ये बन गए प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, बट एनीवे ये ज्यादा दिन तक नहीं थे प्राइम मिनिस्टर। और उस टाइम में उसके बाद जो देखो, फिर उसके बाद क्या हुआ? जब इनकी ज्यादा दिन तक पार्टी में नहीं रहे, फिर जाकर के इलेक्शन हुआ, और फिर इलेक्शन में इंदिरा गांधी। On the drop off of the emergency, many opposition parties came together and formed the party called the जनता पार्टी। जब इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा कह दिया था, उसके बाद मोरारजी देसाई के साथ बहुत ही सारे अपोजिशन पार्टीज भी आए, ठीक है। वो सब सारे मिलकर के जनता पार्टी बनाई। और जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी लीड बाय द इंदिरा गांधी, वाज राउंडली डिफेक्टेड बाय न्यूली फॉर्म जनता पार्टी। जब जनता पार्टी फॉर्म हो गई तो उस टाइम में इंदिरा गांधी को रिमूव कर दिया गया। यहाँ पे आप एक चीज देखो कि बीजेपी और कांग्रेस, ये दो नेशनल पार्टीज है, ठीक है, इनके जो सिंबल्स है ये 3 बार चेंज हुआ है, आप देख सकते हो। फर्स्ट जनरल इलेक्शन, 2 largest national party have changed their symbols thrice times, which means सबसे पहला जो कांग्रेस पार्टी का सिंबल था ये रहा आपका, सेकंड आपका बीजेपी का ये रहा, सेकंड आपके कांग्रेस के ये सिंबल थे, सेकंड आपके बीजेपी के ये वाले फार्मर टेकिंग द प्लॉग, वो वाला था। अब जो अभी तक जो चल रहा है 1977 से आपके अभी तक कांग्रेस पार्टी का, वो है आपके पाम का, एंड बीजेपी का लोटस या का अभी तक चल रहा है। तो 3 बार आपके ये क्या हुआ है? तीनों आपके दोनों नेशनलिस्ट पार्टी के 3 बार सिंबल्स चेंज हुए हैं। तो अब कहानी को आपको आई होप सो समझ में आया होगा। मोरारजी देसाई कब आए थे? जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया था कि जब तक नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं आती तब तक इंदिरा गांधी रहेंगी। जैसे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आ गए मोरारजी देसाई, तो इंदिरा गांधी को डिफेक्ट कर दिया गया था। और बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज जो कांग्रेस के थे
मिल करके जनता पार्टी बना दिया और फिर जनता पार्टी है, बट ये ज्यादा दिन तक नहीं चला। उसके बाद जाकर के एक और राउंड आया 1980 में, और 1980 से पहले भी मोरारजी देसाई के मोरारजी देसाई के बाद चरण सिंह भी बने थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए बने, शॉर्ट लाइफ वन, शॉर्ट टाइम के लिए बने थे। उसके बाद 1980s में फिर से इलेक्शन हुआ। तो आप देख सकते हो 1975 में नेशनल इमरजेंसी को घोषित किया गया था, 1977 तक ये चला था, और फिर उसके बाद कुछ सालों तक लाइक 1980s में फिर से कांग्रेस पार्टी आ गई। 2 से 3 सालों के लिए ये जनता पार्टी थी, उसमें भी 2 बार लीडर्स चेंज हुए, लाइक मोरारजी देसाई एंड चरण सिंह आए। उसके बाद 1980s में फिर से जाकर के इलेक्शन रन हुआ, और इस इलेक्शन में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बनी वो बनी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को फिर से पावर मिला, बट इस टाइम में वो थोड़ी ज्यादा कॉन्शियस थी, ठीक है, मतलब उनको थोड़ा ज्यादा चेतावनी था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। सो 1980s का पीरियड देख लो। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पॉलिटिकल सिस्टम फेस मैनी चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे 90s 80s के टाइम में। क्या क्या थे वो चैलेंजेस? जैसे पंजाब के सिख डिमांड कर रहे थे कि हमें एक नया स्टेट बना करके तो, जिसका नाम था खलिस्तान। तो ये एक वॉलेंट रूप ले लिया था और ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव रूप ले लिया था ये सिचुएशन, जिसमें सिक्स जितने भी सिक्स है पंजाब के, इन लोगों ने डिमांड किया था कि हमें एक अलग से स्टेट बना करके तो खलिस्तान। सो पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रही थी इस मूवमेंट को, और उस टाइम पे इंडियन आर्मी थे, क्योंकि पाकिस्तान सपोर्ट भी कर रही थी तो बहुत सारे टेररिस्ट भी आ रहे थे इंडिया में, एंड ऑल्सो इंडियन आर्मी जो थी वो जाकर के इंडियन गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में, वहां पे जाकर के छुपी हुई थी, ताकि अगर कोई भी इशू होता है, जो टेररिस्ट है वहां पे छुपे हुए, उनको पकड़ा जाए, जो भी वहां पे अगर वॉर होने लगा तो संभाल ले, ठीक है। तो 1984 में जितने भी होली स्ट्रीम्स थे सिक्स के, ये लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें एक अलग से स्टेट चाहिए खलिस्तान का। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वन ऑफ दी बॉडीगार्ड इंदिरा गांधी पर्सनल सिक्योरिटी असिस्टेंट हर्ट, मतलब कि इंदिरा गांधी को किसने मारा, तो इंदिरा गांधी को मारा किसने, का एक पर्सनल सिक्योरिटी था, बॉडीगार्ड सिक्योरिटी, उन्होंने ही उन्हें असिस्ट कर दिया था, दैट मींस उनके थ्रू ही बॉम्ब से उड़ा दिया गया था, उनके थ्रू कट, ठीक है। क्या मतलब आगे मिल सकता है ये क्वेश्चन की, तो वो एक उनके पर्सनल सिक्योरिटी के कारण ही उनका डेथ हुआ था। उसके बाद जो हमारे लीडर बने कांग्रेस पार्टी के ही, वो थे राजीव गांधी, राजीव गांधी इन दी 1980। इसी टाइम में एक और इलेक्शन को रन किया गया था, मतलब एक और कैंपेन रन हुआ था, इलेक्शन नहीं, एक और ऑर्गेनाइजेशन उभर के आई, वो कौन सी थी, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट असम, कैरिड मेजर मूवमेंट इन दी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एंड उस टाइम में ही राजीव गांधी क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, एंड ऑल्सो राजीव गांधी प्लेड अ मेजर रोल इन द इंडियन इकोनॉमी एंड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज के टाइम में जितने भी आप मेडिकल कॉलेजेस देख लो, आईआईटीज देख लो, ये सब आया कब, ये सब आया उनके ही टाइम पे, ये सब कब आया, उनके ही टाइम पे आया, ठीक है। मतलब राजीव गांधी के रूलिंग गवर्नमेंट जो रूल कर रही थी राजीव गांधी के टाइम में, उनके ही टाइम में ये सारी चीजें आई थी, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड ऑल्सो इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इन्होंने भी नेशनल माइनॉरिटी, मतलब क्या हो रहा था, श्रीलंका का कुछ पार्ट कह रही थी कि हम अभी भी इंडियन है, और तमिल के जो कुछ पार्ट है वो कह रही थी हम श्रीलंकन पार्ट में है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा था उस टाइम का, बट इसे भी सॉल्विंग इशू कौन करने वाले थे, वो थे राजीव गांधी। नेक्स्ट, यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक्चुअल में देखो कहानी क्या थी, राजीव गांधी के ऊपर भी ना बहुत सारे क्लेम्स लगाए गए थे। अब क्या क्लेम्स लगाया गया था, उनके पीछे एक क्रिटिसिज्म फेस किया गया था कि वो कि जितने भी आपके डिफेंस के इक्विपमेंट आते हैं उसे इलीगल वे में लाया जाता है, और ऑल्सो जो आपके ये है परचेसिंग द लॉन्ग रेंज कैनॉस फ्रॉम द फॉरेन कंपनी कॉल्ड द बफर्स। बफर्स किसे कहते हैं, लॉन्ग रेंज कैनॉस जो है उसे हम कहते हैं बफर्स, जो फॉरेन कंट्री से आती थी। ये सबके पीछे से इलीगल हो रहा था, मतलब कह सकते हैं कि ज्यादा पैसा ले लिया जा रहा था, करप्शन हो रहा था, ठीक है। तो इसका भी ब्लेम किसके ऊपर लगा दिया गया था, राजीव गांधी के ऊपर लगा गया था। ऑल्सो राजीव गांधी ने प्रमोट भी किया था किसको,
श्रीलंका with the internal autonomy, the Tamil community, but the effect in this regard proved in be van। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि श्रीलंका के जो कुछ, मैंने आपको बताया जैसे इंडिया श्रीलंका, श्रीलंका का कुछ पार्ट ना तमिलनाडु में लाई करता है, तो ये जो बीच के जो है ना, ये कहते हैं हम इंडियंस है या फिर श्रीलंकन है, हम है, तो इसके डिस्प्यूट को सॉल्व करने वाले भी राजीव गांधी ही थे। बट उनके ऊपर भी बाद में करप्शन का ये लगा दिया गया था कि ये करप्टेड पीपल है, ठीक है, ये करप्ट करते, करप्ट गवर्नमेंट है, तो जिसकी वजह से पॉलिटिकल करप्शन बिकेम दी क्रूशियल इश्यूज। इसके बाद जब ये करप्शन का उनके ऊपर लगा दिया था, तो ये भी एक क्रूशियल इशू बन गया था। एंड ऑल्सो कांग्रेस पार्टी वाज डिफेक्टेड, उसके बाद कांग्रेस पार्टी डिफेक्ट हो गई। फिर जो प्राइम मिनिस्टर निकल के आए वो कौन थे? जनता दल विश्वनाथ, जनता दल के पार्टी से निकल के आए विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये भी प्राइम मिनिस्टर बने। एक्चुअली क्या होता था ना कि बीजेपी की जितने भी पार्टी के मिनिस्टर्स आते थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनते थे, शॉर्ट टाइम के लिए ही बनते थे। लेट्स सी अबाउट हिम। The policy of providing the reservation of the backward classes। देखो इन्होंने एक, अभी तक देखे होंगे, जो बैकवर्ड क्लासेस के बारे में कोई भी बात नहीं किया, के बारे में बात हुई थी, बैकवर्ड क्लासेस के जो बिहाफ में कोई बात कर रहा है, तो वो ये है, आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रिजर्वेशन लाया था बैकवर्ड क्लासेस पीपल के लिए, एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूट किया था आपके बैकवर्ड क्लासेस पीपल्स के थ्रू। मतलब ओबीसी जो आपका आया था, वो रिजर्वेशन जो लाया गया था पाए थे। Okay, he could not continue as prime minister due to the internal differences in the party। मतलब सारा पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे कि ये इनमें भी सरवाइव नहीं कर पाए, और ये भी शॉर्ट टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर ही बने थे। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने वो थे हमारे चंद्रशेखर। 1990 में ये भी बने हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, बट ये भी शॉर्ट टाइम के लिए ही बने। तो आप देख रहे हो कि जनता पार्टी के जितने भी आपके जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मिनिस्टर्स आ रहे हैं, ये शॉर्ट टाइम के लिए ही आ रहे हैं। 91 में ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन द टेररिस्ट organization in the Sri Lanka Liberation Tigers of the Tamil LTTE सिस्टर राजीव गांधी, राजीव गांधी की जो डेथ हुई थी वो हुई थी, ये LTTE मतलब एक कैंपेन था जो मैंने आपको बताया था, लिबरलाइजेशन आपके टाइगर्स ऑफ द तमिल, यहाँ पे ये गए हुए थे, ठीक है, और यहाँ पे ये गए हुए थे, एंड यहाँ पे ही जो टेररिस्ट थे श्रीलंका के, उनके थ्रू डेथ हो गया 1991। तो राजीव गांधी के ऊपर में जितना भी आपका करप्शन का ये लगाया गया था, जो वो बफर्स मंगवाते थे आपके फॉरेन कंपनी से, उनके वो जो इनलीगल वे में जो भी था, उनके ऊपर जितना भी करप्शन का क्लेम किया गया था, उसे कोर्ट ने क्या किया, बाय फॉरगेट कर दिया 2004 में, मतलब डेथ के बहुत दिनों के बाद फॉरगेट कर दिया। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो एक लेडी आई, यहाँ पे देखो एक लेडी आई, ऐसे उनको चादर जैसा होता है वो पहनाने, और वहां पे ही बम ब्लास्ट होता है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं 1980s टाइम में और क्या हुआ था। तो एंड ऑफ द 1980s जब अंत होने आई इस साल में, तो जम्मू और कश्मीर में फिर से एक टेररिस्ट आ गया, मतलब लोग वहां पे बहुत ही परेशान हो गए थे टेररिस्ट से। डे टू डे लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था, एंड टेररिस्ट काफी परेशान कर दिए थे, और जितने भी कश्मीर पंडित थे उनको मजबूर कर दिया गया था कि वो वहां से निकल पड़े। उन्होंने अपने जगह, अपने गांव, अपने शहर को छोड़ करके दूसरी जगह जा करके सेटल हुआ था। अभी जो हम आई थी कश्मीर फाइल्स करके, उसमें भी कश्मीर के ऊपर मुद्दा किया था, कश्मीर पंडित के बारे में। तो आप अगर नहीं देखे हो तो एक बार देख लो, काफी इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छा कुछ बताया गया, इंफॉर्मेटिव, ठीक है, तो देखो एक बार। 1980s में ये दवाई बची थी। चलो तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ 1991 के बाद। जो मेजर चेंजेस हुआ था, आप लोग को पता है कि यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन और फेडरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन आई हुई थी 1991 के बाद।
इस टाइम में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और वी कैन से इकोनॉमिक रिफॉर्म को जो लाया गया था वो 1991 में लाया गया था बाय दी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, बाय दी नरसिम्हा राव। इन दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, अभी मैंने आपको बताया 1990s के टाइम में लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडियन इकोनॉमी फ्लोरिस्ड एज द रिजल्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। जितने भी इंडियन इकोनॉमी फ्लोरिस्ड हुई थी, मतलब ऑलमोस्ट के पाथ पे आ गई थी और ग्रोथ हो रही थी, ये हो रही थी क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हुआ था पॉलिसीज का। कोई भी चीज ऐसे ही रन नहीं किया जा रहा था, पहले पॉलिसीज आ रही थी, पॉलिसीज के ही रिलेट में उसे रन किया जा रहा था। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में आकर के इन्वेस्ट कर रहे थे। ऑल्सो इंडिया का जो एक स्किल्स है इकोनॉमिक्स में वो भी ग्रोथ हो रहा था। ऑल्सो आपके जो इंडिया आईटी के फील्ड है, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है वो ओपन हो गया था एंड काफी ये फील्ड में ग्रोथ दिखने आया, मतलब उस टाइम से ग्रोथ काफी आ गया था। तो ये कुछ आप कह सकते हो कि 1991 में कि ग्लोबलाइजेशन आ गई थी, ऑल ओवर वर्ल्ड जाकर के कोई भी कहीं पे बिजनेस कर सकता है, टेक्नोलॉजीज एक कंट्री से दूसरी कंट्री आ सकती है एंड ऑल्सो अगर किसी के पास स्किल नहीं है वो स्किल्स को सीख सकता है, ठीक है, प्रोफेशनल स्किल्स को सीख सकता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें होना शुरू हो गई थी। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1996 टू 1999 एक इलेक्शन कंडक्ट हुआ जिसमें नो पॉलिटिकल पार्टी गॉट क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा में इस पीरियड में कोई भी क्लियरिटी नहीं मिली कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कंडक्ट किया जाए। तो उस टाइम में हमारे शॉर्ट टाइम के लिए एक प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी एंड बहुत सारे बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, इंदिरा कुमार गुरजाल एंड ये कुछ प्राइम मिनिस्टर थे जो बने थे ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। फाइनली के 1990 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस आई थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस आई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी एंड अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। 1999 में एक और आप कह सकते हो कि क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज तो चल ही रहे थे, तो क्या हुआ था ना कि 1999 में फिर से भारतीय जनता पार्टी दल आई थी एंड भारतीय जनता पार्टी दल में ही प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी। चलो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे क्या क्या हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में पाकिस्तान का जो एक फ्लोरिश था, मतलब आप कह सकते हो कि पाकिस्तान में जितने भी इश्यूज चल रहे थे, जो वॉर होने का संभावनाएं होता था हमेशा, जो इश्यूज प्रॉब्लम्स चल रहा था थोड़ा ऐसा स्टेबल होने के लिए जा रहा था, ठीक है। तो इंडिया काफी न्यूक्लियर टेस्ट किया क्योंकि वी नो इंदिरा गांधी के टाइम में ही एटॉमिक डिवाइसेस का शुरू हो गया था टेस्ट, काफी टेस्ट हुए थे, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, ठीक है, 1998 में। एंड इंडिया ने अपने आप को कहा कि क्या है, एटॉमिक पावर है, मतलब अब हम एटॉमिक पावर में नंबर 1 भी हो सकते हैं, मतलब अब हमने इतना टेस्ट कर लिया न्यूक्लियर टेस्ट कि हमारे पास भी एक एटॉमिक पावर का एनालिसिस मिल सकता है, ऑल्सो वी आर सेटिस्फाइड। सो 1999 में अनदर वॉर, एक और वॉर फिर क्रिएट हुआ इंडिया में, करगिल। आप लोग को पता होगा एक मूवी भी थी सिद्धार्थ, आप अगर देखे होंगे बताना जरूर कौन सी मूवी थी, ठीक है, करगिल का। तो करगिल कश्मीर का इशू था, बट इंडिया वॉर हुआ इस इशू में, मतलब इंडिया ने डिफीट कर दिया पाकिस्तान, हरा दिया पाकिस्तान को, ठीक है, और इंडिया इस वॉर को जीत गया, करगिल के वॉर को इन दी 1999। चलो देखते हैं इंडियन इकोनॉमी कैसा था, वो कैसे ग्रोथ होने लगा। इंडिया एग्री ऑन लो कि सेल्फ रिलायंस बन गया था, मतलब इंडिया कहता था कि अब हमने एटॉमिक न्यूक्लियर टेस्ट भी हमने ट्राई कर लिया, इतनी सारी आईटीज कंपनी भी आ रही है एंड चाइना टेक्नोलॉजीज पे भी हम ग्रो कर रहे हैं, इंडिया क्या हुआ, सेल्फ रिलायंस बन गया, ऑफ मनी व्हिच वी कैन ग्रो, वी वांट एस्टैब्लिश द इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के बेसिस पे इंडिया सोचता था कि वो क्या करे, इकोनॉमी को ग्रो करे। हमारी कंट्री मिक्स कंट्री है, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशलिस्ट भी होती है, कैपिटलिस्ट भी होती है। एक ये बात थोड़ा अच्छे से समझो, मतलब ये होता है कि जितने भी गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट की जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो
पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर, पब्लिक को सस्ता में चीजें मिले लाइक बीपीएल वगैरह, पब्लिक को सस्ता में चीजें मिले एंड पब्लिक को ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, या फिर पब्लिक जो भी गरीब है वो भी कुछ खरीद सके, तो गवर्नमेंट देखती है। बट क्या सिर्फ इससे ही चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा कहाँ से? जब मार्केट में पैसा रहेगा तभी तो आएगा। मार्केट में पैसा लाने वाले वो कौन हो? तो हम जैसे व्यक्ति ही होते हैं, आप हम सभी लाते हैं मार्केट में पैसे। गवर्नमेंट कोई पैसा छापता नहीं, ठीक है, बनाता नहीं है। गवर्नमेंट वही पैसे को सर्क्यूलेट करते हैं। तो कैपिटलिस्ट भी जरूरी था। कैपिटलिस्ट मतलब हो गया प्राइवेट कंपनी जो अपना प्रॉफिट के लिए काम करती है, ठीक है। फिर इसकी वजह से क्या कहा जाता है? मिक्स्ड इकोनॉमी, दोनों है, सोशल भी और आपका कैपिटलिस्ट भी है। सो नेशनल कमीशन को फिर से लाया गया, एस्टेब्लिश किया गया, आपके 5 ईयर प्लानिंग लाए गए, 5 साल की 5 प्लानिंग कमीशन में 5 साल की प्लानिंग लाई गई कि यस, अगर कोई गवर्नमेंट बनेगा तो 5 साल में क्या क्या एस्टेब्लिश होना चाहिए। 1991 में इट हैड वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री एज वर्ल्ड एज वेल, तब बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस जो थे वर्ल्ड हेरिटेज में इसे add किया गया था। सोवियत रशिया disintegrated into the several different small countries and Cold War. So टू बी एंड, सोवियत रशिया के साथ जितनी भी स्मॉल स्मॉल कंट्रीज की वॉर चल रही थी, कोल्ड वॉर चल रहा था, वो सब भी एंड हो गया था 1991 के वक्त तक। उसके बाद जो लीडर बने थे वो कौन थे? वो थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी में काफी चेंजेस लाए, ठीक है। अयोध्या केम टू फ्रंट, फोर फ्रंट, मतलब अयोध्या भी एक जगह है जहाँ पे ये भी फ्रंट फेयर में आया, ये भी इसका भी मुद्दा सामने आया कि यस, वर्ल्ड हेरिटेज में इसे भी ऐड किया जाए। ये भी एक अयोध्या है ना, क्योंकि रामायण का एक सिंबल बताता है कि यस, हमारी कंट्री का एक ये हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज है, विरासत में हमें ये मिला गया। समझ में आया आपको यहाँ तक? चलो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में जो आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर है वो कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। 1965 में आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब आया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है एग्रीकल्चर इन दी ह्यूज एंड, मतलब बहुत ज्यादा में उसे एड किया गया था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर है वो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। 1965 में ये आया था। ऑल्सो आपके व्हाइट रिवॉल्यूशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क इन इंडिया इन द हाईएस्ट वे, उसके डॉक्टर कौन, मतलब उसके फादर कौन है? डॉक्टर वर्गेश कुकरे। ये हमारे कौन है? हमारे फादर है किसके? व्हाइट रिवॉल्यूशन के। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, तो ये अच्छे से पढ़ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, नो हु इज द फादर, हु इज द इन्वेंटर ऑफ दिस। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब आता है यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी, तो बहुत पहले हो गई थी रिलीज, ठीक है, बट उससे लॉट्स ऑफ प्रोग्रेस की भी आवश्यकताएं थी। साइंस में एक चीज होता है कि आपके प्रोग्रेस होने चाहिए, मतलब एक आप बना के छोड़ दियो वो नहीं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं और भी प्रोग्रेस होते रहते हैं। तो एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस रिसर्च में बहुत सारे प्रोग्रेस हुए एंड एटॉमिक प्रोग्राम के पावर के जो एटॉमिक पावर प्रोग्राम के जो हमारे फाउंडर थे वो कौन थे? डॉक्टर होमी बाबा। डॉक्टर होमी बाबा इन्होंने ही इनके ही बाय एटॉमिक पावर प्रोग्राम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आई, फार्मास्यूटिकल्स आई एंड डिफेंस भी आई। इन सारी चीजों के मदद से, मतलब आप कह सकते हो एटॉमिक एनर्जी के थ्रू ये सारी चीजों का जनरेट हुआ। आर्यभट्ट भी लॉन्च हुआ था आपका, सबसे पहला जो आपका स्पेस टेक्नोलॉजीज था, ये सबसे पहला आपका लॉन्च हुआ था 1975 में, इंडिया का सबसे पहला। Since India has been successful space program and many satellite has been launched, के टाइम में तो बहुत सारी स्पेस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया है और काफी सैटेलाइट्स लॉन्च हुई इन टुडेज टाइम, आज तक। ओके, इंडिया हैज बिकेम द कंसिडरेबल एडवांस इन द टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर में भी इंडिया काफी एडवांस हो चुका है। अब आप देख रहे होगे जियो का 5G आ रहा है विद द स्मार्टफोन। ओके, तो हमारे सबसे पहले जो वी कैन से सबसे पहला जो आपका स्पेस टेक्नोलॉजी जो लॉन्च किया गया था वो 1975 में आर्यभट्ट सैटेलाइट। आर्यभट्ट सैटेलाइट सबसे पहले लॉन्च किया गया।
क्वेश्चन आ सकता है, द फर्स्ट सैटेलाइट व्हिच वाज launched in 1975, that is Aryabhat. No 1 and 2, Aryabhat. Okay, चलो नेक्स्ट लोग कहते हैं चेंजेस इन दी सोशल फील्ड। सोशल फील्ड में क्या क्या चेंजेस हुआ। सोशल फील्ड में एक्चुअल में वुमेन की जो एम्पावरमेंट थी उसे पावरमेंट लाई गई, ठीक है, पावर दिया गया वुमेन को भी, एंड ऑल्सो उनके भी जितने भी प्रॉब्लम्स फ्लिप किया गया एंड ऑल्सो सॉल्व किया गया था। वुमेन को भी सोसाइटीज में वैल्यूज दी गई थी। Promote all around the development of women and children, a separate department of women and child development. Women and children के problems को solve करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया। उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। दिस वाज launched in the 1985। किसके अंडर में? वो है HRD, दैट इज ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट के अंडर में। इनके इनके लिए कुछ लॉज लाए गए थे, जस्टिस लाया गया था वुमेन के लिए। जो आपका ड्रॉवरी एक्ट था, दहेज लेने का जो प्रथा था, उसे हटाया गया, ठीक है। ये सारी चीजें इस टाइम में आई थी। तो 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन में देखा गया कि ड्रॉवरी एक्ट जो हो रहा है प्रोहिबिशन ऑफ द ड्रॉवरी, इक्वल रेम्यूनरेशन भी होना चाहिए, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें आई थी इस पीरियड में, 1980s के पीरियड, 80s के बाद, मतलब 1990s के ही टाइम, ठीक है। चलो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थोड़ा सा लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। काका साहेब कालके कमीशन, ये सेटअप किया गया था इन 1953 में, ठीक है, टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। मतलब एक्चुअल में इसमें क्या हुआ था कि जितने भी ना बैकवर्ड क्लासेस के पीपल थे, जो ये रिजर्वेशन लाया गया था उसमें इम्प्रूवमेंट की भी आई थी। इसका नाम दिया गया ऑर्गेनाइजेशन का काका साहेब कालकेकर कमीशन। 1950 in 1978 the commission was constituted under the chairmanship of the PP Mandal to study the issue of the backward classes people, and also इनके लिए भी बहुत सारे प्रोविजन, प्रिवेंटेशन, ठीक है, बहुत सारी चीजें लाई गई थी only for the backward classes people, that is free from fear, dignity and respect। सारी चीजें जो वैल्यू एक देती है, देना चाहिए बैकवर्ड क्लासेस पीपल के, ये उनके लिए लाई। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन। एज वी ऑल नो, यहाँ पे आप एरोप्लेन देख रहे हो, ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री घूम के जा रही है। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कोई भी पीपल कहीं पे भी जाकर के अपना बिजनेस कर सकता है, इकोनॉमिक फील्ड में, पॉलिटिकल में, सोशल में, टेक्नोलॉजीज के फील्ड में, सोसाइटीज कल्चर के बेसिस पे वो पूरे कंट्रीज में घूम करके चेंजेस ला सकता है। ऑल्सो G20 में पार्ट बनी थी कुछ कंट्रीज, वो थे हमारे ब्रिक्स, मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये कुछ कंट्रीज है जिसमें पार्ट ली थी। मोबाइल भी आना शुरू हो गया था, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, ये सारी चीजें आना शुरू हो गई थी हमारी कंट्री में। एंड ऑल्सो ग्लोबल में, मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड में क्या हुआ था, चेंजेस आना शुरू हो गया था। कोई एक दूसरी कंट्री में जाकर के वो में कर सकते हैं, कहीं पे भी जाके टेक्नोलॉजीज और साइंस के सीख करके हमारी कंट्री में आकर के उसे डेवलप कर सकते हैं। लोगों का सोच बदलने लगा, लाइफस्टाइल बदलने लगा, कपड़े पहनने के तरीके बदलने लगे, एंड ऑल्सो ईटिंग हैबिट, क्लोथिंग, लैंग्वेजेस, बिलीफ्स, ये सारी चीजें बदलने। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और यहाँ पे आपका चैप्टर होता है समाप्त। नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज शुभम झा क्लास 9। और मुझे पता है काफी टाइम हम लोगों ने ये लेक्चर में ऑलमोस्ट 1 आवर आपको लगा, ठीक है, बट ये वन शॉट है, टॉपिक वाइज में आपका टाइम स्टैम्प लगा दिया जाएगा। आपको जो भी टॉपिक जब भी पढ़ना है उस टाइम स्टैम्प पे जाओ और पढ़ सकते। Next is the questions that give the slogan जय जवान जय किसान, that is इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी थे जो जिन्होंने स्लोगन दिया जय जवान जय किसान का। कमेंट बॉक्स में बताना है। The freedom movement was led by the Sheikh Mujibur Rahman and his organization मुक्ति बानी, बंगला
बानी और दी पर सोनार बंगला और दी ईस्ट बंगाल front, and also last one is the dash mediated between the conflicting countries of India and Pakistan. So सोवियत वर्सेस जापान चाइना। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो बच्चों पार्टी ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल शुभम झा क्लास 9। देखो वन शॉट में रिकॉर्ड करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक फ्लो में आपको चलना पड़ता है एंड कंटिन्यू आपको बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ये मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है, बट मैं यही सोच के करती हूँ रिकॉर्डिंग वन शॉट कि जब आप एग्जाम के टाइम में पढ़ने जाओ तो ना पड़े कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे है, वीडियो को लाओ, ठीक है। ढूंढना ना पड़े, इसकी वजह से ये वन शॉट में रिकॉर्ड किया जाता है, स्टैम्प लगा दिया जाता है। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप उस टाइम स्टैम्प पे जाओ और पढ़ो, ओके। आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड क्लास 9 के बच्चे आप लोग का साइंस का पूरा सिलेबस अपलोड कर दिया गया है, वीडियोस अपलोडेड है, गो एंड विजिट है, सर ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाओ और देखो। और क्लास 9 के बच्चे आई, ये वाला चैप्टर थोड़ा बहुत दिनों के बाद आया है, बट डोंट वरी, अब आपका चैप्टर रेगुलर आएगा, ठीक है। तो अब आपका कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है कमेंट में जरूर बता देना, आंसर कमेंट में बताना, और जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है कमेंट में जरूर बताना, मैं देखूंगी, ओके। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड आप सबकी मदद से हम लोग का बहुत बड़ा फैमिली बना है, ठीक है। 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीटेड एंड थैंक यू सो मच गाइस। सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के पास कि गेस्ट जिसे भी ये चैप्टर हार्ड लगता था उसके लिए बता दिया पॉइंट वाइज में ये टॉपिक को लाया गया। वन मोर थिंग दैट बहुत सारे बच्चे कहते हैं टेक्स्ट बुक का ही है। अब एक आप क्लास 9 के बच्चे हो तो टेक्स्ट बुक से ही आपको पढ़ाया जाएगा ना, और कहाँ से पढ़ाया जाएगा। वही टेक्स्ट बुक को थोड़ा अच्छे से बता दिया जाता है, इसके लिए ज्यादा अच्छा है कि आपको कुछ भी और पढ़ के नहीं जाना है, टेक्स्ट बुक ही पढ़ के जाना है, ठीक है। तो पॉइंट वाइज में आप ऐसे ही नोट्स बना लो ताकि आपको ज्यादा बेटर रहे, या फिर आप टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करो, ओके। चलो पॉइंट वाइज में लिख लो कि जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में क्या हुआ, राजीव गांधी के टाइम में क्या हुआ, मोरारजी देसाई टाइम में क्या हुआ, तो ये सारी चीजें आप लिखो पॉइंट वाइज। आई रियली होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।